ब्रीफ दूंगा कि भाई फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, कैसे ये वर्क करते हैं, और इंडिया में लोगों की क्या अवेयरनेस है फंडामेंटल राइट को लेके। तो कोई मुझे आइडिया देगा कि भाई व्हाट इज द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? किसी को आइडिया है? So good morning. गुड मॉर्निंग। एनीवन, किसी को आइडिया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट? हमारे मूल अधिकारों को फंडामेंटल राइट में बताया गया है सर। मैंने हिंदी में नहीं पूछा। हम तो हिंदी में बता सकते हैं सर। थैंक यू सर। So जो नागरिक होने के नाते हमें प्राप्त है उनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। नागरिक होने के नाते Sir, fundamental rights are those rights of a citizen which can't be Human rights. abolished but can be suspended. फंडामेंटल मतलब कि राइट्स फंडामेंटल राइट क्यों मिलते हैं, क्या नीड है इन्हें लोगों को देने की? बिकॉज सर वी आर जीने के ह्यूमंस लिए। एंड हाँ फॉर लाइवलीहुड लिविंग these rights are provided by the constitution. सर इक्वालिटी के लिए। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि सरकार इसको अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है, बट इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। कोई भी आने वाली सरकार फंडामेंटल राइट को आप अमेंड कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बट इनको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट बेसिकली बेस्ड ऑन द नेचुरल स्कूल ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस। जो नेचुरल स्कूल है जूरिस्प्रूडेंस को जो बताता है, जो आपको नेचर से राइट मिले हैं उसको इंसान को छीनने का आपसे कोई हक नहीं। तो फंडामेंटल राइट वो अधिकार हैं जो आपको इंसान होने के नाते मिले। बेसिकली जो फंडामेंटल राइट है वो इंसानों को मिलते हैं, जानवरों के लिए नहीं है ये अवेलेबल। और इसका जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम वो है मैग्ना कार्टा 1215, जिसमें कि ब्रिटिश सरकार ने, वहाँ के राजा ने लोगों को कुछ अधिकार दिए थे। अगर संविधान में से फंडामेंटल राइट को हम अगर हटा देते हैं तो इंसान का अस्तित्व ही क्वेश्चन पे चला जाएगा, इंसान का एग्जिस्टेंस ही डाउट में चला जाएगा कि भाई इंसान के साथ फिर क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि राइट टू लाइफ एक मौलिक अधिकार भी है, एक नेचुरल राइट भी है। भाई प्रकृति ने आपको जीने का अधिकार दिया है, संविधान में भी लिखा है। अगर आर्टिकल 21 को संविधान में से हटा दें तो क्या किसी का जीने का अधिकार आप छीन लेंगे? नो सर। ये सिंदर लीगली कुछ तो नहीं कहना है छीन तुम्हें? सकते। अमेरिका से नहीं, ये तो इंग्लैंड का प्रिंसिपल है। कोई बात नहीं, आपने पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कोई? लीगली मैंने तो क्वेश्चन राइट टू पूछा कि लाइफ भाई अगर नहीं आपके छीन सकते। संविधान में से आर्टिकल 21 को सरकार डिलीट कर देती है कि भाई जीने का अधिकार नहीं है, तो क्या सरकार की आप इस बात पे एग्री हो जाएंगे? नो सर। सर सेक्शन 13 और 368 आ जाएंगे। सर राइट टू लाइफ के लिए तो इतनी सारी जाने गई थी, अब फिर वापस और से ये सब अगर वो चीजें। संविधान में नहीं लिखा होता तो भी क्या आपको जीने का अधिकार नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता सर। भाई राइट टू लाइफ को संविधान में 1950 में डाला गया, क्या उससे पहले लोगों को जीने का अधिकार नहीं था? हाँ सर। यस और नो? यस। तो दो इंडिया से अलग दो देश हैं, जैसे कि जापान है, कनाडा है, जो राइट टू लाइफ देते हैं। बाकी अमेरिका जैसे जहाँ से हमने फंडामेंटल राइट मोस्ट ऑफ द केसेस लिया है अमेरिका से, वहां पर भी राइट टू लाइफ जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और
ब्रिटेन का तो अपना संविधान भी नहीं रिटर्न में, उनके पास कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, फिर भी जीने का अधिकार सबका है। और फंडामेंटल राइट ऐसे बेसिक राइट है जिनका इस देश में हर इंसान के लिए जरूरी है, और अगर वो इंसान यहाँ से बाहर जाता है तो उसके लिए भी जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी बाहर कंट्री में जाते हैं और वहां की कंट्री में आपने लैंड किया और वहां की सरकार ने आपको अरेस्ट कर लिया और बोला हम आपको जीने नहीं देंगे, तो क्या आप इसका विरोध करेंगे? यस सर। हाँ सर, क्यों नहीं करेंगे? क्यों? वहां पे जीने का अधिकार नहीं, क्यों करेंगे आप विरोध? क्योंकि सर हम एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन राइट्स तो है ना हमारे पास जीने का। सर क्योंकि हम इंडिया से हैं तो इंडिया के अंदर तो राइट है, तो हाँ, उस पे भाई हम कोई अपना भी फाइट। देश सर ये अपने नेचुरल है। अपने पेरिफेरी में काम करता है, यह साक्षी नेचुरल है। तो जाहिर सी बात है इंडिया का कानून इंडिया में काम करेगा, इंग्लैंड का कानून इंग्लैंड में काम करेगा। आप वहां पे ये क्लेम नहीं कर सकते भाई हमारे संविधान में लिखा हुआ है जीने का अधिकार। क्वेश्चन ये है कि फंडामेंटल राइट वो राइट्स हैं जिसकी बिना एक इंसान का इस दुनिया में जीवन निरर्थक माना जाएगा, मतलब कि उसका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई आपसे इक्वेलिटी छीन ली जाएगी, आपसे फ्रीडम छीन लिया जाएगा, ठीक है, आपसे आपका रिलीजन का राइट छीन लिया जाएगा, आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, आपसे आपका जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा, फिर बचा क्या आपके लिए बताइए? क्या बचा? एजुकेशनल राइट्स। अगर मैं इक्वेलिटी, फ्रीडम, बिजनेस का फ्रीडम, ट्रेड का बिजनेस, और आपका राइट टू लाइफ, आपका रिलीजन, आपकी प्रॉपर्टी अगर छीन लो कि भाई ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे? समझ में आया मौलिक अधिकार क्या होते हैं? यस। अब फंडामेंटल राइट और एक नॉर्मल राइट में अंतर ये होता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट के लिए आपको डायरेक्टली कहाँ जाना है? हाई कोर्ट। कहाँ जाना है? हाई कोर्ट। संविधान जो है उसका लोअर कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, संविधान का लोअर कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। संविधान काम करता है सिर्फ हाई कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर किसी का मौलिक अधिकार ब्रीच होगा तो वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट, और उसकी सुनवाई इमीडिएट प्रोसेस पे की जाएगी। और जो वो हाई कोर्ट जाएगा तो हमारे पास 5 रिट हैं जो आर्टिकल 32 में है और 226 में है। मैं रिट बाद में बताऊंगा। रिट के आधार पे जाते हैं हम लोग। एक रिट का एक कॉन्सेप्ट है कि भाई कोई भी फंडामेंटल ब्रीच होगा तो आप ये रिट फाइल करोगे, उस रिट पे जाओगे। जबकि नॉर्मल जो हमारे अधिकार हैं, ठीक है, जैसे कि वाइफ को मेंटेनेंस लेने का अधिकार है, तो क्या वो डायरेक्टली हाई कोर्ट चली जाएगी? नहीं, लोअर कोर्ट। हेलो, लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट में जाएगी। हाई कोर्ट में वो अपील कर सकती है। क्या कर सकती है? अपील। इससे साफ पता लगता है कि मौलिक अधिकार हमारे कितने इंपॉर्टेंट हैं। ओके, यस आकाश। सर एक बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब मुझे आइडिया नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सर कितने टाइप तुमने के डीपी कोर्ट्स चेंज होते हैं? कराया क्या? तुम कार के पास खड़े होते, वो वाला डीपी है तुम्हारा पहले? यस सर, सर वही है। हाँ बोलो। तो सर ये कोर्ट कितने टाइप के होते हैं सर? जैसे लोअर कोर्ट का कोई एग्जांपल और हाई कोर्ट का एग्जांपल? सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है ना? तो जैसे दिल्ली के अंदर एक रोहिणी कोर्ट है, 30 हजारी कोर्ट है, तो इसके अंदर मतलब लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट या देखिए हाई लोअर कोर्ट क्या कोर्ट है? डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बनाए जाते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोअर कोर्ट होता है, अच्छा। मगर एक स्टेट में एक ही हाई कोर्ट होता है। उस- बेंच बिठा रखे कि भाई वहां भी बेंच है और वहां भी बेंच है। और मान लो कोई स्टेट ऐसा है जो बहुत गरीब है, उसके पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है, तो वो दूसरे हाई कोर्ट से अपना काम चला लेगा।
तो सर दिल्ली के अंदर ये 30,000 वाला हाई कोर्ट है इंडिया में या सर कौन कोई अब सा? जो है? 30,000 रोहिणी, साकेत, कड़कड़डुमा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट होते हैं, अच्छा, सारे डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट हिसाब से डिस्ट्रिक्ट। कोर्ट है। बनाए गए हैं। और सर हाई कोर्ट कौन सा सर? दिल्ली हाई कोर्ट ये किधर है? आइडिया नहीं है। जू के जस्ट सामने है, जू है ना ठीक दिल्ली। है। हाँ पटियाला हाउस चलिए कोर्ट टॉपिक पे वगैरह आते हैं भी है। वापिस। अच्छा ठीक है हाँ ठीक है। one second। शांति शांति शांति। फंडामेंटल राइट को जो मैंने बताया कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लोअर कोर्ट से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। बाकी जितने हमारे ऑर्डिनरी राइट है वो लोअर कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में सिर्फ अपील जाती है। एक वाइफ कहती है कि भाई मुझे मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से नहीं चाहिए, तो क्या उसको जबरदस्ती मेंटेनेंस मिलेगा? नो सर, ऑफ कोर्स No, नहीं। sir. सर वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी ना, अगर उसे नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा। मगर एक इंसान ये कहे कि भाई मैं अपना राइट टू लाइफ नहीं लूंगा, मुझे नहीं जीना, तो हम उसको देंगे। तू लेगा कैसे? जैसे कि आपने एक एक्टिविस्ट थी, नो की नॉर्थ ईस्ट की, उन्होंने एक लॉ है वहां पे, अफसा बोलते हैं उसको, उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। अनशन पे बैठी थी वो, तो उन्होंने, सरकार ने उनको अरेस्ट करके और लिक्विड कर कई सालों तक जिंदा रखा था, अराउंड 10 या 15 साल तक लिक्विड लिक्विड पे जिंदा रखा था कि भाई हम आपको मरने नहीं देंगे, आपका राइट टू लाइफ आप अपनी मर्जी से वेव नहीं कर सकते। जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं मगर वो कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, प्लस आप उनको छोड़ भी नहीं सकते अपनी मर्जी से भी। आप ये नहीं कह सकते भाई मुझे इक्वलिटी नहीं चाहिए, मुझे राइट टू लाइफ नहीं चाहिए, आप नहीं भी लोगे तो भी सरकार आपको देगी। जबकि ऑर्डिनरी राइट आप छोड़ सकते हो। भाई वाइफ ने बोला भाई मुझे मेंटेनेंस नहीं चाहिए, देखो कि कोर्ट आपसे नहीं फोर्स करेगा, कोर्ट आपको। क्लियर, सब कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जो फंडामेंटल राइट हैं वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, और छह तरीकों में इनको बांटा गया है। सबसे पहले राइट टू इक्वेलिटी 14 से लेके 18, फिर राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से लेके 24, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेके 28, फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से लेके 30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन्हें 6 भागों में बांटा गया है। एक और हमारा होता था, ओरिजिनल 7 बनाए थे हमने, एक को हमने डिलीट कर दिया, वो था राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, जो कि सरकार ने 44 संशोधन 1978 में उसको ऑमिट कर दिया, डिलीट कर दिया। अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बचते हैं और इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आर्टिकल वाइज। और एग्जाम में अगर प्रॉपर आर्टिकल याद ना हो तो आप कम से कम कॉन्सेप्ट लिख के आना कि भाई अगर उन्होंने इक्वालिटी पूछा तो आप 14 से लेकर 18 तक मेंशन कर दें, अगर उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन पूछा तो 23 से 24 बता दें, उन्होंने रिलीजन पूछा तो 25 से लेकर 28 तक बताएं। अब जो मौलिक अधिकार हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब का कहना था कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी संविधान है, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता। एब्सोल्यूट मतलब अगर मैं ये कहूं कि हर इंसान अपने मतलब से किसी से बात करता है कि ये ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। नो। क्यों लगता है आपको कि नहीं नो होना चाहिए? तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मतलब से पढ़ा रहा हूँ।
यस सर। सब वो भी यस सर, आप सैलरी ले रहे यस। आप सैलरी लेंगे। तो बहुत ये मोटिव है आपका आपके ये तो। कॉन्सेप्ट है, ये ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि कोई भी इंसान आपसे समाज में मिलता है तो वो अपने स्वार्थ के लिए मिलता है, कोई भी नॉर्मल इंसान बिना स्वार्थ के नहीं मिलता। जैसे कि अगर हम माँ बाप पे भी एलिगेशन लगाएं तो माँ बाप भी अपने बच्चों को इस पॉलिसी पे पालते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि LIC में इन्वेस्टमेंट होता है वैसे बच्चों पे इन्वेस्टमेंट होता है, नॉर्मल फैक्ट है। तो क्या ये एब्सोल्यूट प्रिंसिपल है कि दुनिया में हर इंसान किसी मतलब से ही बोलता है आपसे? नो सर। नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। अगर आप ये थॉट प्रोसेस लेके चलते हो ना कि भाई हर इंसान मतलब से मिलता है, तो इसका मतलब आप भी मतलब ही हो और आप भी किसी से मतलब से ही मिलते हो। ठीक। तो जनरल प्रिंसिपल आप कह सकते हैं कि लोग मतलब से मिलते हैं, बट ये 100% श्योर नहीं है। 99% सच हो सकता है, बट 1% तो कोई होगा जो बिना मतलब की बात करे आपसे। चांसेस हैं या नहीं है? यस सर। यस सर। तो कहने का मतलब कि कोई भी आपको जो अधिकार मिलेगा वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी होगा। कोई भी प्रिंसिपल आपको मिलेगा, जैसे कि राइट टू रिलीजन है, आपको पूजा करने का हक है, तो क्या बीच रोड पे पूजा करोगे? नो सर। क्या बीच रोड पे नमाज पढ़ोगे? नो। नो सर। नो सर। आपको अपनी मर्जी के कपड़े पहनने की आजादी है, आपको फ्रीडम है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, तो कुछ भी पहनोगे। नो। कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता है, उसके साथ कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होती है। कोई भी प्रिंसिपल लाइफ का जनरली सब पे अप्लाई नहीं हो सकता, उसका कहीं ना कहीं अपवाद भी होते हैं। तो डॉक्टर साहब का यही कहना था कि संविधान किसी भी देश का हो वो बिना रिस्ट्रिक्शन के नहीं चलता। क्लियर? सबको समझ में आया यहाँ तक? ये अब कोटेशन डॉक्टर BR अम्बेडकर की है। क्या कह रहे हैं? ये जो कोटेशन आप कह रहे हो दैट नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन सर्वाइव विदाउट। हाँ, ये BR अम्बेडकर जी ने कहा था असेंबली में कि इन द वर्ल्ड देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट। हिस्ट्री काफी पुरानी है। फंडामेंटल राइट को USA से लिया गया। संविधान में डालने से पहले भी जवाहरलाल नेहरू जी ने काफी अनाउंसमेंट कर दी थी कि भाई 1928 में कि भाई हम ये अधिकार देंगे। तो हिस्ट्री है वो। मगर एक असेंबली थी एजाज रसूल बेग, कोई बेगम थी, वो मेंबर थी पार्लियामेंट में जब संविधान बन रहा था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि भाई आप किसी को भी कितने भी अधिकार दे दो, 10 दे दो, 15 दे दो, 50 दे दो, अगर आप उनको इन्फोर्स नहीं करा सकते, इन्फोर्स मतलब कि उनको लागू नहीं करा सकते, सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट में लिख के छोड़ दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं। जैसे कि हमने आपको राइट टू इक्वलिटी दे दिया कि हर इंसान को इक्वल रहने का हक है, मगर आप कोर्ट नहीं जा सकते, तो क्या ये काम करेगा? नो सर। नो सर। नो सर। तो एजाज रसूल बेगम जी ने बताया कि भाई आप कितने भी अच्छे फंडामेंटल राइट बना दो, अगर आप सरकार पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये किसी काम के नहीं। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 बनाया, जिसमें कहा कि सारे मौलिक अधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन्फोर्सेबल हैं, एंड ये संविधान की आत्मा है। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, ये किसी भी हाल में चेंज नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। आर्टिकल 32
कि आप कोर्ट में जा सकते हो, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है जो कोर्ट आपसे नहीं छीन सकती, सरकार आपसे नहीं छीन सकती कि भाई आप कोर्ट में नहीं जा सकते। लास्ट क्लास में मैंने बताया था जजमेंट एडीएम जबलपुर से श्रीकांत शुक्ला इमरजेंसी के, जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि भाई आप किसी का राइट टू लाइफ छीनते हो तो क्या होता है सोसाइटी में। और ये भी बताया था कि भाई आर्टिकल 21 किसी जमाने में सस्पेंड हो सकता था, उसको बाद में उन्होंने इमरजेंसी की बात बोला कि भाई किसी भी देश में इमरजेंसी आए, हालात कितने भी खतरनाक हो, आप आर्टिकल 20 और 21 तो सस्पेंड कर ही नहीं सकते। तो जब फंडामेंटल राइट बने तो आर्टिकल 32 को स्पेशली जगह मिली और कहा गया कि भाई ये संविधान की आत्मा है, दिस इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सारा का सारा फंडामेंटल राइट इस पे ही टिका हुआ है। फंडामेंटल राइट कितने भी अच्छे हों, अगर वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है तो उनका कोई सेंस नहीं देने का। और ये सरकार के ऊपर ऑब्लिगेशन है। किसके ऊपर है? सरकार के ऊपर। वो भी नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ऑब्लिगेशन है कि ये आपको मानना ही पड़ेगा। आप इक्वलिटी किसी की बना नहीं कर सकते, आप किसी की फ्रीडम नहीं बना कर सकते, आप किसी का रिलीजन बना नहीं कर सकते, आप किसी की राइट टू लाइफ बना नहीं कर सकते, आप किसी का कल्चर बना नहीं कर सकते। ये सरकार के ऊपर ऑब्लिगेशन है। सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध हो। अगर वो ऐसा करती है तो आर्टिकल 13 में जाके वो खत्म हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया सबको? यस। नेक्स्ट, जब फंडामेंटल राइट बनाए गए, उन पे डिस्कशन हुआ, तो डिस्कशन में कोई आर्टिकल 17 नंबर से था, कोई 18 नंबर से था, कोई 20 में कोई बात लिखी हुई थी। तो बाद में जब सारे डिस्कशन कंप्लीट हो गए तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने सीक्वेंस बनाया कि भाई इस सीक्वेंस में ये होने चाहिए, जिससे कि पढ़ने में और पढ़ाने में, समझने में और समझाने में आसानी हो, कोर्ट को भी समझने में आसानी हो, और जो भी हमारे देश के नागरिक हो उनको भी समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले उन्होंने आर्टिकल 12 बनाया, जिसमें बताया है कि भाई स्टेट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेट। क्योंकि मैंने बताया कि ये जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये प्राइवेट पर्सन के खिलाफ नहीं है, ये सरकार के खिलाफ है। तो जब सरकार के खिलाफ आप केस करेंगे तो पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये सरकार है या नहीं है। तो जब भी मौलिक अधिकार का पिटीशन फाइल होता है, जब भी मौलिक अधिकार का पिटीशन फाइल होता है, रिट फाइल होती है, तो सबसे पहले कोर्ट ये चेक करती है कि भाई मौलिक अधिकार ब्रीच हो गया या नहीं हुआ। ये सेकेंडरी मैटर है, वो बाद में देखा जाएगा। पहले आप ये बताओ कि आपने जिस पे मुकदमा करा है वो स्टेट है या नहीं, क्या वो सरकार है या। हमारे मौलिक अधिकार स्टार्ट तो आर्टिकल 14 से होते हैं, जो राइट बताते हैं, राइट टू इक्वालिटी। मगर जो स्टेट है वो 12 से ही होता है स्टार्ट, जो बताता है कि पहले ये तो पता लग जाए कि आप किसके खिलाफ जा रहे हैं मुकदमा लेने। तो आर्टिकल 12 जो बताता है व्हाट इज द स्टेट। और स्टेट आज तक डिसाइड नहीं हो पाया है कि भाई स्टेट क्या है और क्या नहीं है। इतने साल संविधान के बीतने के बाद, इतनी जजमेंट्स आने के बाद भी कोई ऐसा रॉकेट फॉर्मूला नहीं बनाया गया जो मैं आपको बता दूं कि यस ये स्टेट है और ये स्टेट नहीं। ये केस टू केस डिपेंड करता है, एडवोकेट की रीजनिंग पे डिपेंड करता है, जज की सोच पे डिपेंड करता है, और डिफेंडेंट की, उस पे रिस्पोंडेंट की चीजों पे डिपेंड करता है कि वो स्टेट है या नहीं। क्योंकि आपका जो मौलिक अधिकार है स्टेट के खिलाफ है। अगर स्टेट वहां पे नहीं है, सरकार वहां पे नहीं है, तो आप रिट फाइल नहीं कर सकते, आप हाई कोर्ट मूव नहीं कर सकते। तो जो इक्वेलिटी देने की जिम्मेदारी है वो सरकार की है, जो राइट टू लाइफ देने की जिम्मेदारी है वो सरकार की है, जो रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी वो भी सरकार की है। तो सारी जिम्मेदारी सरकार की है। तो आप केस किसके खिलाफ करोगे? सरकार के खिलाफ। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे व्हाट इज द स्टेट, स्टेट क्या होता है। आर्टिकल 12 स्टेट की जो डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल तरीके से है, बट उसका एक्सप्लेनेशन बहुत वाइडर है। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट की।
सेंटर की पार्लियामेंट, स्टेट की पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय एंड स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, ये सभी लोग स्टेट माने जाएंगे। जैसे कि एक कांस्टेबल है, वो यूपी पुलिस में है, अगर उसने किसी का राइट टू लाइफ छीना तो क्या वो स्टेट है? यस सर। सर कैसे? है सर। सर गवर्नमेंट बॉडी के अंदर है और गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंट्रोल। बॉडी, ठीक है। तो ये चीज समझना बहुत आसान है कि जो सरकार है और जितने भी सरकार के एम्प्लॉय हैं, चाहे वो टेम्परेरी बेसिस पे आए हैं, चाहे परमानेंट बेसिस पे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, चाहे वो कैसे भी, एट द मोमेंट वो स्टेट माने जाएंगे। और उन्होंने अगर कोई भी मौलिक अधिकार ब्रीच करा तो आप उनको स्टेट बना लेंगे। जैसे किसी यूपी के कांस्टेबल ने किसी को अरेस्ट कर लिया और 24 घंटे में पेश नहीं करा, जो कि आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है, उसने पेश करा 48 घंटे बाद, तो आप कांस्टेबल पे केस करेंगे या यूपी सरकार पे केस करेंगे? यूपी गवर्नमेंट सर। यूपी सरकार। क्यों? आंसर सही है, बस थोड़ा जिज्ञासा है जानने की, भाई क्यों? क्योंकि सर हम प्राइवेट पर्सन के खिलाफ नहीं, राज्य के खिलाफ करेंगे, और राज्य ने ब्रीच किया है ना। वेरी गुड। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, बट पार्टी तो उसे भी बनाना पड़ेगा आपको, है ना? हाँ भाई, आप उसको पार्टी आपने कैसे बनाया ये आपको कोर्ट को समझाना पड़ेगा कि सर मैंने जो मुकदमा करा, जैसे मान लीजिए दीपिका वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, अब दीपिका को पहले ये बताना पड़ेगा कि ये कांस्टेबल जो ये स्टेट कैसे बनाया है आपने। तो आपको बताना है कि सर ये स्टेट गवर्नमेंट का परमानेंट एम्प्लॉय है और स्टेट गवर्नमेंट से सैलरी लेता है, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, पब्लिक फंक्शन कर रहा है और स्टेट जिम्मेदार है इसकी गलतियों के लिए, इसलिए मैंने स्टेट पे मुकदमा किया है, इसने मेरा मौलिक अधिकार ब्रीच किया। अब स्टेट गवर्नमेंट उसके खिलाफ क्या एक्शन लेगी क्या नहीं लेगी वो एक सेकेंडरी मैटर है। फिलहाल मैंने इस सरकार के खिलाफ मेरा मौलिक अधिकार ब्रीच होने का केस किया है। हाँ, पुलिस वाले ने आपको गलत तरीके से अरेस्ट करा है, 48 घंटे बिठा के रखा है, तो आप पुलिस के खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एफआईआर। पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो जाएगा, जिस भी पुलिस वाले ने आपको अरेस्ट किया है गलत तरीके से, मगर आपका मौलिक अधिकार भी ब्रीच हुआ है तो स्टेट भी उसके लिए जिम्मेदार है। आप स्टेट से उसका सस्पेंशन, उसका डिमोशन, उसको सर्विस से निकालने के लिए और आपको जो भी कठिनाइयां हुई हैं केस में उसका मुआवजा के लिए आपको स्टेट को पार्टी बनाना पड़ेगा। क्लियर? सबको समझ में आया? यस सर। देखिए डिटेल में मैं आपको 45 मिनट्स के लेक्चर में स्टेट नहीं बता सकता क्योंकि 7 दिन का टाइम लगता है स्टेट समझाने में। तो डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप क्लास में आ जाएं ताकि मैं और वाइडर तरीके से समझा पाऊँ। अब गवर्नमेंट हो गई, उनके एम्प्लॉय हो गए, नेक्स्ट पार्ट आएगा लोकल बॉडी। लोकल बॉडी मतलब लोकल अथॉरिटीज, जैसे कि नगर पालिका, एमसीडी, ठीक है। कोई भी स्टेचुटरी बॉडी जो कि लोकल बॉडी में कंसिडर होती है वो भी स्टेट माने जाएंगे। अगर कूड़े की गाड़ी आती है एमसीडी की, नगर पालिका की, और वो कहते हैं कि भाई हम आप लोगों का कूड़ा लेके नहीं जाएंगे, सिर्फ इन लोगों का कूड़ा लेके जाएंगे, तो भाई वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, फंडामेंटल राइट ब्रीच कर रहे हो आप। तो आप उस नगर पालिका के खिलाफ, उस चेयरमैन के खिलाफ स्टेट बना दोगे उसको कि भाई इन्होंने मेरा मौलिक अधिकार ब्रीच किया। क्लियर? यस। लास्ट जो वर्ड है वो है अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज को ही आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए हम लोग कि भाई अदर अथॉरिटीज में कौन कौन आता है। कई जगह आपको लगेगा कि ये स्टेट है और कई जगह लगेगा ये स्टेट नहीं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, जैसे अगर मैं कहूँ कि अदर अथॉरिटीज जब आपके माइंड में आए तो आपको 4 चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहला ध्यान देना है कि उस अथॉरिटी को फाइनेंस कहाँ से मिला है। क्या सरकार ने उसको फाइनेंस दिया है, सरकार उसकी मदद कर रही है?
तो अगर सरकार उसकी मदद कर रही है तो वो स्टेट है, वो प्राइवेट बॉडी भी स्टेट है। प्लस सरकार ने उसको फाइनेंस नहीं दिया, बट सरकार उस पर कंट्रोल कर रही है, डीप कंट्रोल कर रही है कि भाई आप हमारे अंडर में रहोगे। थर्ड, किसी एक्ट, किसी लॉ के थ्रू उसको बनाया गया है कि भाई आप इस लॉ में आते तो आप भी स्टेट माने जाएंगे। एंड फोर्थ, अगर आप पब्लिक फंक्शन कर रहे हैं तो भी आप भी स्टेट माने जाएंगे। जैसे कि अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कहीं न्यूज़ में, कोई मार्केट है जिस मार्केट में ये लिख दिया गया है कि भाई यहाँ पे मुसलमान अलाउ नहीं है, तो क्या ये मौलिक अधिकार का ब्रीच है? यस सर। यस सर। वहां के लोकल दुकानदारों ने, सरकार ने नहीं, वहां के लोकल दुकानदारों ने ये नोटिफिकेशन जारी करा है कि कोई भी मुसलमान इस मार्केट में ना आए, सबकी अपनी अपनी दुकान है, कोई सरकारी दुकान नहीं है वहां। तो क्या वो रिट फाइल कर सकता है? क्या वो हाई कोर्ट जा सकता है? यस सर। यस सर सर। पर्सनल है तो नहीं जा सकते। अब यही क्वेश्चन है कि वो स्टेट है या नहीं। पहले आप ये प्रूव करो कि वो स्टेट कैसे है। सर पहले तो वो पब्लिक फंक्शन कर रहे हैं। वेरी गुड। तो सेकंड चीज, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना। नहीं नहीं, स्टेट तो प्रॉपर्टी उनकी पब्लिक, खुद की है, मार्केट उनकी खुद की, सर दुकान है उनकी स्टेट खुद तो, की। स्टेट तो पब्लिक हो गया ना। स्ट्रीट नहीं, नहीं, उनकी दुकान है खुद की अपनी। पहला पॉइंट समझ में आता है कि वो पब्लिक फंक्शन कर रहे हैं तो वो स्टेट होंगे। एक चीज और है जो उनको स्टेट बना देगी, एसोसिएशन सर, RW है अगर है तो, मतलब कमर्शियल वाला एसोसिएशन। और किसी को कुछ कहना है? सर उन्होंने लाइसेंस तो गवर्नमेंट से लिया है ना। कोई भी मार्केट अगर स्टैब्लिश होती है तो उसे नगर पालिका से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, और नगर पालिका वहां से तय बाजारी भी वसूलती है कि भाई आप हमें वीकली मंथली चार्ज भी दोगे एज अ टैक्स। तो जो सरकार वहां पे कंट्रोल कर रही है इनडायरेक्ट में भी, तो भी उन दुकानदारों पे तो केस नहीं होगा, मगर उस नगर पालिका पे केस होगा कि भाई आपकी मार्केट में, आपके अंडर में एक ऐसी मार्केट है जो ये कह रही है कि यहाँ पे इस कास्ट के लोग, इस धर्म के लोग नहीं आएंगे, तो वो एक्शन लेंगे उनके खिलाफ कि भाई आप ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। क्योंकि आर्टिकल 15 में क्लियर लिखा है कोई भी पब्लिक प्लेस पे किसी की तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, पब्लिक प्लेस पे सबको अलाउ किया जाएगा जाने और आने से। समझ में आया? क्लियर? सर वो तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। प्राइवेट है ना सर, वो तो है? चलो मार्केट मार्केट भी है, पर है तो सबका प्राइवेट ही ना। हाँ, बट आप सोचे ना कि भाई आप किसी का तो मौलिक अधिकार ब्रीच कर रहे हैं। इक्वालिटी का मतलब क्या है? भाई आपकी दुकान पे कोई आता है, आपको उसके साथ बिजनेस नहीं करना, ये आपकी मर्जी है, मगर मैं आने ही नहीं दूंगा इस मार्केट के अंदर किसी को। ये किसकी अथॉरिटी से किया आपने? सर अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एग्जाम्पल के लिए सर कॉमर्शियल काम होते हैं, ठीक है, जैसे प्राइवेट पूरा एक हो जाता है, तो उसके अंदर भी तो अगर कोई बंदा कह दे कि भाई यही लोग आएंगे, यही लोग अलाउ हैं और ये लोग अलाउ नहीं है, तो सर ऐसे तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा ना, प्राइवेट अगर प्रॉपर्टी भी है तो। बिल्कुल। वो भी कॉमर्शियल काम तो वो भी कर रहा है, भले ही लाइसेंस उसने लिया ही हुआ है। तो जहां से उसने लाइसेंस लिया है वो स्टेट है। हम्म। एग्जाम्पल देता हूं, आपने जगमोहन कॉलेज में एडमिशन लिया, जगमोहन कॉलेज स्टेट है या नहीं है, ये बताएं। हाँ जगमोहन आकाश, कॉलेज तो स्टेट है सर। क्यों है? 1 सेकेंड चुप रहेंगे जो क्योंकि सर क्लास कर चुके हैं। आकाश, क्यों है जगमोहन कॉलेज स्टेट? क्योंकि सर जगमोहन कॉलेज CCS के अंडर आता है और वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, UGC। वेरी गुड, ठीक है। तो एक प्राइवेट कॉलेज है, अब ये कॉलेज कहता है कि हम इस कास्ट वाले का एडमिशन नहीं लेंगे, तो क्या ये ऐसा कर सकते हैं?
नहीं सर, क्योंकि गवर्नमेंट से इन्होंने जब भी प्रॉपर्टी भी ली होगी कुछ ना कुछ डिस्काउंट लिया होगा फाइनेंस कुछ ना कोई बेनिफिट गवर्नमेंट से ले ही रहे होंगे नहीं। अगर बेनिफिट नहीं भी लेंगे तो भी, जैसे मान लीजिए मैंने अपने घर पे एक प्राइवेट स्कूल खोला और मैंने कहा कि भाई सिर्फ इस जाति के लोग पढ़ेंगे मेरे प्राइवेट स्कूल, मेरी प्रॉपर्टी, मैं जिसको चाहूँ उसको पढ़ाऊं। बट प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए जिससे आपने परमिशन ली वो तो स्टेट है ना। यस सर। क्लियर? ठीक है सर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि भाई आपने अपना पर्सनल जेट खरीदा कि भाई मुझे अपना जेट उड़ाना है, और आपने कहा कि भाई मेरे जेट में ये लोग बैठेंगे और ये लोग नहीं बैठेंगे, तो क्या आप ऐसा कोई कानून बना सकते हैं? जैसे स्पाइस जेट है, बहुत सारी कंपनियां एयरलाइंस हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, तो क्या वो फंडामेंटल राइट किसी का ब्रीच कर सकती हैं? वो स्टेट बनाई जा सकती है? यस सर, वो तो स्टेट बनाए जा सकते हैं क्योंकि वो तो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं ना। अगर किसी के प्राइवेट जेट हो तो नहीं बनेगा। अगर प्राइवेट जेट है, मान लो आपका खुद का प्राइवेट जेट है, तो क्या आप किसी का फंडामेंटल राइट ब्रीच कर दोगे? नहीं सर, वहां भी नहीं होगा। सर प्राइवेट जेट में तो सर पर्सनल बंदे ही जाएंगे ना, नॉर्मल बंदे तो जाएंगे नहीं, स्टाफ हो सकता है ना, स्टाफ को भी तो पॉइंट आउट कर सकते हैं ना। तो वो भी तो आपने अपने कहा कि पर्सनल ही होंगे। भाई इस जेट में सिर्फ मेल ही स्टाफ होगा, फीमेल कोई स्टाफ नहीं होगा मेरे पर्सनल जेट में, आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो सर उससे पहले तो मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा ना कि भाई मेरे अंडर ये पायलट हायर है, तो अब मैं उस सुनिए, कंपनी के बहुत रूल्स बना सिंपल सा दूंगा ना आंसर है पहले। इसका, भाई आपने जेट खरीदा, आप जेट उड़ाओगे कहाँ? एयरपोर्ट्स पे ही। हवा एयरपोर्ट्स में। पे आप उड़ाओगे तो आपको एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हमें यहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है हमें। यस सर। आप जेट खरीदोगे पहले डीजीसीए से परमिशन लोगे कि भाई मैंने जेट खरीदा है, मुझे उड़ने की परमिशन देना। तो कंट्रोल किसके हाथ में? स्टेट। भारत जी सरकार जी। के हाथ। आपका जेट अपना है बट आपका आसमान नहीं है। क्लियर? जैसे कि प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाती हैं, जैसे कि एक तेजस ट्रेन है, प्राइवेट ट्रेन है, वो भारतीय रेल के अंडर में आती है, बट वो दौड़ किस ट्रैक पे रही है? सरकार के ट्रैक पे दौड़ रही है। तो अगर उस तेजस ट्रेन ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई इन लोगों को हम सीट नहीं देंगे, तो क्या उनके खिलाफ मुकदमा फाइल नहीं होगा रिट में? बिल्कुल होगा सर। समझ में आया सबको? यस सर। जजमेंट का नाम है अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब, जिसमें कि एक प्रिंसिपल बनाया गया जो कि रिजिड प्रिंसिपल नहीं है, हर जगह अप्लाई नहीं होता, जिसमें बताया गया फाइनेंशियल कंट्रोल और आपका पब्लिक फंक्शन, स्टेचुरी बॉडी, इन सबको देखने के बाद हम बताते हैं कि भाई ये स्टेट है या नहीं है। जैसे कि बीसीसीआई स्टेट है या नहीं, कोई बताएगा मुझे? है सर, स्टेट है। यस सर। आकाश, एनीवन? बीसीसीआई वेदर इट्स स्टेट और नॉट? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। है सर। किसी कुछ कहना है? स्टेट्स है सर। नहीं, एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बीसीसीआई स्टेट नहीं है, उनका इंडिपेंडेंट, उनकी पूरी बॉडी इंडिपेंडेंट है, वो किसी कंट्रोल में नहीं। सर यूनिसेफ किसके अंडर है? क्या चीज? एक यूनिसेफ होता है ना, यूनिसेफ, UNICEF। यूनिसेफ ये तो एक इंटरनेशनल बॉडी है, ओके। इसका स्टेट से कोई लेना देना। तो कहने का मतलब ये कि भाई ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद पता लगता है ये स्टेट है या नहीं है। जैसे कि एक इंसान, मैंने बताया था कि भाई लास्ट क्लास में बताया था कि हल्दीराम एक प्राइवेट कंपनी है, और उन्होंने ये कहा कि भाई इस ड्रेस कोड वाले ही हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आएंगे और इस ड्रेस कोड वाले नहीं आएंगे। तो क्या आप उसको पार्टी बना सकते हैं? क्या वो स्टेट है? क्या आप उसके खिलाफ रिट ला सकते हैं?
यस सर, वो भी फूड कॉर्पोरेशन से परमिशन लेके काम कर रहा है। क्योंकि हम ये देखेंगे कि उसका कंट्रोल किसके हाथ में, उसने परमिशन किससे ली है रेस्टोरेंट चलाने की। तो हम उसको पार्टी बनाएंगे और उसके साथ उसका नाम ऐड कर देंगे कि भाई आप भी इसमें आएंगे। नहीं, वो स्टेट नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, बहुत लेंथी जजमेंट है। ठीक है, जैसे कि आप लोग LIC, बहुत लोगों ने खुलवाई होगी कि भाई LIC में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो LIC एक प्राइवेट कंपनी है, तो क्या वो स्टेट है? LIC ने अगर किसी के साथ डिस्कम्पशन करा तो क्या आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं? यस सर। कर सकते हैं यस सर। सर, कैसे? सर पब्लिक फंक्शन है। पब्लिक फंक्शन है। और अगर LIC अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे, भाई हमारे पास पैसा देने के लिए नहीं, तो सरकार को देना पड़ेगा। क्लियर? सभी गवर्नमेंट है ना सर। समझ में आया सबको? तो स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट है, आप लोग प्लीज समझिएगा कि आपको ये प्रिंसिपल अप्लाई करना है कि डीप कंट्रोल कैसा होता है ना। और कोई भी प्राइवेट कंपनी है, कोई भी प्राइवेट पर्सन है, वो स्टेट कब बनाया जा सकता है और कैसे बनाया जा सकता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए मैं अपने घर पे मैंने बोर्ड लगाया कि भाई ये लोग मेरे घर पे आएंगे, ये लोग मेरे घर पे नहीं आएंगे, तो क्या मेरे खिलाफ रिट आ सकती है? क्या मुझे स्टेट बनाया जा सकता है? नहीं सर। बताइए। नहीं सर। सर क्या एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। भाई मेरा घर है, मैं डिसाइड करूंगा मेरे घर पे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आप मुझे स्टेट नहीं बना सकते। क्लियर? सर एक क्वेश्चन है। हाँ, सर ये कपड़ों पे कैसे भेदभाव हो सकता है, क्योंकि बेसिस तो खाली धर्म है ना, जाति, नस्ल, लिंग, वंश और जन्म स्थान, यही तो है। और इसके अलावा अगर हम किसी और पे भेदभाव करें तो वो भेदभाव थोड़ी माना जाएगा। लाइक कपड़ों से अगर कर रहे तो भेदभाव नहीं है ना। ओके, किसी को आंसर देना है? सर अलग अलग जगह का अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। मंदिर में मतलब आप वैसे शॉर्ट्स वगैरह में नहीं जाओगे तो अलग लगेगा। चर्च के अंदर मतलब साड़ी में तो जा सकते जाते हैं नहीं ये तो मतलब। मोरालिटी हो गई हाँ तो कि वही मोरालिटी वाला तो चल जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं, कई जगह नहीं, ड्रेस जैसे कोड कि भी हो होता है। सकता है। आप पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, बोर्ड पे लिखा रहता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। यस। यस सर। अब लास्ट वाली लाइन में आर्टिकल 15 के एक वर्ड है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड एनी ऑफ देम। एनी ऑफ देम का मतलब कि इन चीज से रिलेटेड भी, जुड़ा हुआ भी हो सकता है। जैसे कोई इंसान धोती पहन के चला गया मॉल में और मॉल में उसको एंट्री नहीं दी, तो आप उसके साथ भी तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हो। नो सर। नहीं राइट कर टू रहे, इक्वालिटी, इक्वालिटी भी उसके इसमें साथ जाएगा। कर रहे हैं सर। मतलब कि उसने सिर्फ धोती पहन रखी तो आप उसको एंटर नहीं करने दे रहे, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? है सर। तो ये तो उन्होंने मेजर पार्ट बता दिए, बट इनके अंदर और क्या क्या इंक्लूड होता है ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। जैसे कि अगर किसी ने बनाया ये रूल कि भाई यहाँ पे सिर्फ करोड़पति लोग ही खाना खाएंगे, गरीब नहीं आए यहाँ पे, तो क्या डिस्क्रिमिनेशन है? यस यस सर है। है। सर हाँ सर। डिस्क्रिमिनेशन तो है सर ये। है सर, इकोनॉमिक बेस, इकोनॉमिक के आधार पे। भाई इकोनॉमिक पे आधार पे है, बट आप इसको चैलेंज कैसे करोगे? भाई उस होटल ने क्लियर लिखा है कि भाई अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हो तो आप हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए, अदरवाइज मत आइए। इसका आंसर है कि जो भी लॉ आप बनाएंगे, इट शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल।
वो रीजनेबल भी होना चाहिए। अगर वो इसमें फिट नहीं बैठेगा तो हम कहीं ना कहीं उसको फिट कर देंगे। जैसे कि मैंने सुना है, मुझे नहीं पता नोटिफिकेशन है, रोल्स रॉय कहती है कि भाई हम लिमिटेड लोगों को ही अपना एडिशन देंगे जिनकी एक यस सर। मार्केट इमेज है, बाकी आप कितने भी अमीर हैं हम आपको नहीं देंगे अपनी कार। तो क्या ये लॉ वैलिड है? नो सर, ये वैलिड तो नहीं है। बिल्कुल वैलिड है वैलिड भाई, है सर, उनकी मर्जी है, वो किसको सेल आउट करेंगे। वो अपनी तो कैसे? रेपुटेशन बनाने के लिए रूल्स निकाल के लाई है। रोलेक्स ऐसे ही करती है। हाँ, तो कहने का मतलब कि जो रीजनेबल है, जो उनको लगता है, तो आप उनको स्टेट नहीं बना सकते। वो उनकी मर्जी है कि वो कैसे इसके साथ डील करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे घर पे कौन आएगा कौन नहीं, आई विल डिसाइड। स्टेट नहीं बताएगा मुझे कि भाई आपको किस किस को अंदर लेना है अपने घर के। क्लियर? यस सर, क्लियर। तो डिस्क्रिमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो वाइडर है, आपको स्टेट बनाने में सोचना पड़ेगा। आपने अगर घर के बाहर ये लिखवा दिया कि कोई भी अनटचेबल मेरे घर में ना घुसे, तो ये आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है, आपको आपके खिलाफ स्टेट तो नहीं आ सकता, बट आपके खिलाफ अनटचेबिलिटी एक्ट लग सकता है कि आप छुआछूत को प्रमोट कर रहे हैं। क्लियर? यस, क्लियर सर। समझ में आया सबको? चलिए, तो इतना ही हमारा स्टेट के कॉन्सेप्ट में जो मैं आपको मोटा मोटा समझा पाया। कल से हम आर्टिकल 13-14 शुरू करेंगे क्लास में, एंड ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी होगी क्लास में। कोई डाउट सर है एक तो दे क्वेश्चन है। दीजिए। यस सर, एक यस क्वेश्चन है सर। यस। तो सर अगर अगर प्राइवेट काम है, ठीक है, पब्लिक तो नहीं है, ठीक है, प्राइवेट काम है, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा कमर्शियल स्पेस है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ भी रूल होगा तो फिर वो स्टेट नहीं बनेगा, ऐसा कह सकते हैं सर? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप सिगरेट पीजिए अपने घर में, आपको 10 पैकेट फूकने 10 फूको, 50 फूकने 50 फूको। मेट्रो में आप सिगरेट नहीं पी सकते, क्यों? सर सेफ्टी पर्पस भी हो सकता है मेट्रो के अंदर। एक तो सर वो पब्लिक रूल प्रॉपर्टी के रेगुलेशन। अंडर है, वो उनके पब्लिक प्लेस रूल्स है। हैं। तो यस। आप अपने घर में कुछ भी करें, सरकार आपको नहीं परेशान करेगी, मगर अगर आप दूसरे के फंडामेंटल राइट, जैसे कि आपके सिगरेट पीने की वजह से दूसरे को हानि पहुंच रही है, तो वो आपके खिलाफ जाएगा, और वो जाने के लिए वो स्टेट बना देगा आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने घर पे जनरेटर चलाते हैं, ठीक है, पूरे दिन आपके घर पे जनरेटर चलता है और अड़ोसी पड़ोसी बहुत परेशान है आपसे, तो क्या वो आपके खिलाफ रिट फाइल कर सकते हैं? हाँ, कर क्या सकते हैं। आपको स्टेट बना सकते हैं? कर सकते जी हैं। कर सकते हैं। कैसे? कैसे? क्योंकि सर उनको डिस्टरबेंस हो रही है, वो अगर ऐसे कर रहे हैं तो दूसरे वाले के मतलब कहीं ना कहीं उनको डिस्टरबेंस हो रही मैंने शुरू में बताया कि पहले आपको प्रूव करना पड़ता है कि ये स्टेट है। कैसे है ये स्टेट? जनरेटर वो अपने घर में चला रहा है, अपना काम जो भी कर रहा है कर रहा है। मगर वो जो आवाज आ रही है, जो जनरेटर से हाँ। आवाज निकलती है, वो तो एटमॉस्फेयर में फैलती है। एटमॉस्फेयर तो उसके बाप का नहीं है ना। आप सुनिए, राइट टू लाइफ का मतलब जो है नॉर्मल एग्जिस्टेंस से नहीं है कि आपको जानवरों वाली जिंदगी जीनी है, आपको पीसफुल जिंदगी जीनी है। उसके जनरेटर से आपको नींद नहीं आती, आप डिस्टर्ब रहते हैं, तो आपका राइट टू लाइफ ब्रीच हो रहा है। अब उसके खिलाफ तो डायरेक्ट रिट फाइल नहीं होगी, नगर पालिका के खिलाफ रिट फाइल होगी कि भाई इस कॉलोनी में ये कमर्शियल पर्पज से इसको चला रहा है, कमर्शियल पर्पज से जनरेटर यूज कर रहा है। आप घर में अपने जनरेटर कमर्शियल पर्पज से यूज कर ही नहीं सकते। सर अगर पब्लिक अपने लिए ही चला रहा है, जैसे लाइट वाइट नहीं आ रही उसके जैसे भी है, वो एक सेकेंडरी मैटर है भाई। अगर किसी को परेशानी नहीं है तो आपको स्टेट नहीं बनाया जाएगा। मगर आपने नॉइज पोल्यूशन करा, नॉइज पोल्यूशन का एक्ट है हमारे पास, प्रॉपर इन्वायरमेंट एक्ट, इन्वायरमेंट एक्ट 1986 में लिखा हुआ है कि कोई भी वाटर को प्रदूषित करता है, वायु को प्रदूषित करता है, तो आप उसके खिलाफ मुकदमा फाइल कर सकते हैं। तो उसके खिलाफ मुकदमा ही फाइल होगा और रिट भी आएगा। तो सर कौन सा राइट एक्सप्लॉइट मतलब होगा इसके अंदर? राइट टू लाइफ रीच होता है। तो सर ये लेकिन मान क्रिमिनल लो केस बनेगा। मुझे सोने का अधिकार है, रात के 2 बजे कोई जनरेटर चला रहा है मेरा पड़ोसी, तो मुझे नींद नहीं आई, तो मेरा राइट टू लाइफ रीच हो गया। अब इसकी कंप्लेंट जाएगी नगर पालिका को,
कि भाई उसका जनरेटर हटवा दे, नहीं तो मैं रिट फाइल करूंगा तेरे खिलाफ। जिसे डीजे बंद होते हैं। लाइक सर शादी वादी में क्वेश्चन डीजे है। लेके जाते हैं। क्लियर? जैसे कि कोई भी मैरिज होम 10 बजे के बाद डीजे नहीं चला सकता, दैट इज द रीजन कि किसी और का फंडामेंटल राइट ब्रीच नहीं होना चाहिए। सर बट ये सर टॉट में नहीं मेरा आएगा एक फिर? क्वेश्चन है ये सर एक सर। क्वेश्चन मेरा भी है। किसका है? सर एक मेरा। बार वन बाय वन करके। नहीं तो तुमने क्या बोला? सर ये टॉट में नहीं आएगा फिर? जैसे डीजे बजाना तो टॉट के अंदर आता है कि डीजे बजाना छोड़ हमेशा सर इंजरी कैसे न्यूसेंस में होगी? आएगा ना। टॉट में तो आता था कि कोई परेशान मतलब अकृत्य कर रहा है, कोई हमें परेशान कर रहा है। हाँ, न्यूसेंस में आता है तो आप उसको आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दीजिए मुआवजे के लिए, बट किसी की तो गाइडलाइंस में आएगा ना वो। नगर पालिका के खिलाफ रिट भी तो लेके आओगे कि भाई जब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर रखा है कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजा सकते, तो आप बजा कैसे रहो? मेरा राइट टू लाइफ ब्रीच हो रहा है। तो मौलिक अधिकार तो ब्रीच हो रहा है, बस मुझे कंपनसेशन भी चाहिए इससे, तो आप उसके लिए कोर्ट में जाइए। बट सर मेरा एक ओके सर। क्वेश्चन यहाँ पे ये था। हेलो सर आवाज नहीं आ मेरा रही है, एकदम जोर से बोलो। सर मेरा ये क्वेश्चन था इसमें कि मान लीजिए कि मेजोरिटी है, मेजोरिटी का एक एक कॉलोनी है जिसमें मेजोरिटी है सुनाई नहीं आ रहा, ना ही समझ में आ रहा है। क्या लगता है आपको? जो लिखा है वही आपने सही समझा है, और कुछ? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। पूछो। सर जैसा आपने अभी बताया कि कोई अपने घर में कुछ भी कर सकता है, चाहे वो अपना जनरेटर से उसके वहां में मतलब डिस्टर्बेंस हो रही है। ऐसे ही सर अगर कोई अपने घर में अब्यूजिंग कर रहा है, अपने घर में अपनी फैमिली के साथ, या फिर कुछ भी मतलब जो भी वो कर रहा है, तो सर इसके लिए भी हम केस मतलब इसके लिए उसको स्टेट बना सकते हैं? पहले आप ये तो देखो कि आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच कर रहा है नहीं कर रहा है। नहीं। सर तो हमें पहले ये देखना है कि हमारा जो राइट है वो तो मतलब वो तो बीच नहीं हो रहा, ये देखना है पहले। हाँ, तो जब आपका राइट ब्रीच नहीं हो रहा, तो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है हमारे पास, उस एक्ट में आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई सर ये पर लोग रात भर हमारे झगड़ा साथ वगड़ा नहीं कर करते हैं, रहा, वो डिस्टर्ब हो किसी रहा है, और। हम सो नहीं पाते। अच्छा डोमेस्टिक वायलेंस डाल सकते हैं अगर वो अपनी फैमिली के साथ भी करा, लेकिन डिस्टरबेंस हमें हो रही है। डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए किसी और को। आप अपने घर में अपनी वाइफ को जितना पीटना चाहते हैं पीट सकते हाँ जैसे वो गाली मतलब अब्यूजिंग वगैरह देता है, तो हैं। इस हाँ, चीज के लिए भी अगर वो ऑब्जेक्शन। उससे दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है तो वो आपके खिलाफ केस करेंगे। ओके सर। और कोई डाउट किसी को? दूसरी क्लास का टाइम हो गया, जा सकते हैं आप लोग, जिसका डाउट है वो रह जाए यहाँ पे। सर ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नहीं है, पर जैसे आर्टिकल होता है और सेक्शन होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, सबसे टॉप पर होता है आर्टिकल, संविधान। ठीक है, जिसे हम लोग रूल ऑफ लॉ बोलते हैं। ये चीज मैं आपको बताता, आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ होता है। सबसे ऊपर होता है आर्टिकल, उसके अंदर होता है सेक्शन। सेक्शन अगर आर्टिकल के खिलाफ जाएगा तो आर्टिकल उसको उड़ा देगा, डिलीट करवा देगा, हटा देगा। इसलिए आर्टिकल सबसे टॉप पर होता है, सेक्शन जो होते हैं उसके अंडर होते सर जैसे टाइटल एंड सब टाइटल होते हैं। हैं। यस, कह सकते हैं। भाई प्रियम्बल तो संविधान का पार्टी है ना। तो वो आप जैसे लोगों को लिए समझाने के लिए बताया गया। ठीक है, क्लियर हो गया सबको कि भाई अगर कोई भी सेक्शन संविधान के विरुद्ध जाएगा तो संविधान उसको उड़ा देगा, इसलिए संविधान टॉप पर है। इसी को हम लोग रूल ऑफ लॉ बोलते हैं।
और कोई एक क्वेश्चन किसी को तो पूछ लो, नहीं तो जाओ यहाँ से दूसरी सर क्लास में। मतलब जैसे सेक्शन होता है ये बीएनएस में आते हैं या आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेक्शन आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, सेक्शन नहीं होते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ आर्टिकल होते हैं और बीएनएस में सेक्शंस होते हैं। बाकी हर जगह सेक्शन होते ठीक है, ठीक है। हैं। और कोई डाउट किसी को? मैं जाऊं? ठीक है, कल ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे। मैं आर्टिकल 13 कंप्लीट करूंगा कल। और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड चीजें पढ़ाई जाती हैं, एक्सप्लोर मैं क्लास में ही करता हूँ। तो जिसको डेप्थ में पढ़ना हो, डिटेल में समझना हो चीजों को, तो वो क्लास में आए। यहाँ तो सिर्फ उतना दिया जाएगा जितना कि लगता है कि एग्जाम में ठीक है। ओके।